नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कहानी दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये दो बैलों की कहानी है जिनमें जो झूरी नामक किसान के दो बैल थे उनमें बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। और देखिए, हम इस कहानी को पढ़ते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का मतलब होता है कम बुद्धि वाला समझा जाता है। जितने भी जानवर हैं उसमें गधे को ही सबसे कम बुद्धि वाला समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। यानी गधा बेवकूफ़ है या फिर वो ज़्यादा ही सीधा है और ज़्यादा ही सहिष्णु है, सहनशीलता उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए उसको गधा कहा जाता है। और जब किसी मनुष्य को बेवकूफ़ कहना होता है तो उसे भी गधा कह देते हैं कि तू गधा है। आगे देखिए, गाय सींग मारती है। अन्य जानवरों का जिक्र किया है मुंशी प्रेमचंद ने। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, यानी अपने बछड़े के पास वो किसी को नहीं आने देती, शेरनी की तरह उछल के पड़ती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता भी बहुत भौंकता है जब उसे गुस्सा आता है। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। यानी कुत्ते को भी क्रोध आ जाता है, भौंकता है। गाय भी सींग मारती हैं, लेकिन कभी भी गधे को ऐसे क्रोध होते हुए, क्रोध में आते हुए नहीं देखा किसी ने। गधे के चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख के महीने में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद होता है दुख, एक उदास सा चेहरा लेके गधा खड़ा रहता है। सुख, दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ ही कहता है। यानी उसमें बहुत सारे गुण हैं, कभी उसे गुस्सा नहीं आता, कभी उसे सुख में दुख में एक जैसा रहता है, समान भाव बनाए रखता है वो, फिर भी पता नहीं क्यों इंसान उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कितने सारे सद्गुण हैं गधे में, फिर भी उसका अनादर ही होता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी जितना ज़्यादा भोलापन हो, सीधापन हो, तो शायद इस संसार में रहने के लिए ये उपयुक्त नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके और उदाहरण देते हैं लेखक। देखिए, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है? क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। ये स्थिति कहाँ है भारतवासियों की? अफ्रीका में। क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा ही सीधे हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ईंट का जवाब पत्थर से देना, एक मुहावरा यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधा का छोटा भाई और भी है, और उससे कम ही गधा है। कौन है वह? बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, यानी बैल इतना सीधा नहीं होता, वो कभी मारने भी लग जाता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल बैल यानी काम न करना, नकार जाना, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब गधे जैसा तो नहीं है, वो इतना ज़्यादा शरीफ नहीं होता बैल। अब आइए, ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी कौन था? एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे, एक का नाम हीरा, एक का नाम मोती। और कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के थे दोनों।
देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थे, काम में भी चौकस थे, डील में भी ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा भी हो गया था। किस में भाईचारा हो गया था? हीरा और मोती में। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा होती है बिना बोले, चुपचाप एक दूसरे को देखकर ही विचार विनिमय कर लेते थे, बातचीत कर लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। क्या करते थे दोनों बैल? कभी सींग मिला लेते थे, कभी एक दूसरे को चाटते, कभी एक दूसरे को सूंघते। इस तरह अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों में ये दिखाई दे रहा था कि कितनी आत्मीयता है, कितनी घनिष्ठ मित्रता है दोनों में, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। हीरा सोचता कि ज़्यादा मेरी गर्दन पे बोझ आए, मोती सोचता कि ज़्यादा मेरी गर्दन पर बोझ आ जाए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुँह डालते। नांद क्या होता है? वो जगह जहाँ पर उन्हें खली या भूसा डाला जाता है चढ़ने के लिए, उस जगह को नाद कहते हैं। और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी साथ ही वो खाना खाते, चढ़ते थे और साथ ही आराम करते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों का क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपने यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया के घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। हुआ क्या था? झूरी ने एक बार उन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया, अपने साले गया के पास। गया जब उन्हें लेके जा रहा था तो उसे पसीना आ गया। इतना मुश्किल, वो बैल जा ही नहीं रहे थे। उन्हें लगा हमारे मालिक झूरी ने हमें बेच दिया है और ये कोई खरीदार है जो हमें लेके जा रहा है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि झूरी ने हमें इस तरह घर से निकाल क्यों दिया, हमें कहाँ भेजा जा रहा है, उनको कोई समझ नहीं आ रही थी। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो काम ले लेते, और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? यानी उनको झूरी का घर छोड़ना ही मंजूर नहीं था, वो उसके साथ जाना ही नहीं चाह रहे थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। पगहे होते जिस जगह पर उन्हें बांधा गया था वो उन्होंने तुड़वा डाले थे और वहाँ से भाग लिए थे। अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इसमें दूनी शक्ति आ गई थी और एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह जल रहा है। यानी यूँ लग रहा था जैसे वो झूरी से कह रहे थे कि तूने हमें क्यों भेज दिया था। वापस झूरी के ही घर के आगे वो खड़े थे। सुबह हुई जब झूरी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उन दोनों को देखकर। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी बैल झूरी को चूम रहे थे और झूरी बैलों को। तो बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था। अपने मालिक से आ मिले थे दोनों बैल वापस। घर और गांव में लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे।
गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर और कोई भूसी लाया और उन बैलों को खिलाने लगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन न सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। और वही हुआ। मंजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेके निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सजन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की
जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? तो मालकिन को न फेंक दूं? वहीं तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकालने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है।